जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला आए 6 दिन हो गए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मजीद बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की गलत तशरीह करके जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। खुद हुकूमती अरकान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ना तो जज के बीवी बच्चों का एहतसाब हो सकता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का जज अपने और अपने खानदान का हिसाब देगा, और जज और उसका खानदान एहतसाब से बालातर है। सिर्फ हुकूमती अरकान की तरफ से अदालती फैसले की गलत तशरीह और उस पर तनकीद नहीं हो रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। अब इस प्रोपेगेंडे का जायजा लेते हैं और आपको बताते हैं कि 29 जनवरी को जारी होने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के तफसीली फैसले में क्या लिखा है और ये प्रोपेगेंडा क्यों गलत है। जस्टिस फाइज ईसा की नज़रसानी दरख्वास्त पर जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मज़हर आलम खान, सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने तहरीरी फैसले का आगाज़ इस जुमले से किया है कि इस फैसले के ऐलान से वाज़ेह हो जाना चाहिए कि सबसे बड़ी अदालत के जज समेत इस मुल्क में कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है और इसी तरह आला तरीन अदालत के जज समेत किसी भी शख्स को कानून के मुताबिक उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी रुतबे या हैसियत का मालिक हो। उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का हक उसी तरह हासिल है जिस तरह किसी और शहरी को। यानी अदालत ने अपने फैसले के शुरू में ही वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी जज या उसका ख़ानदान एक आम शहरी की तरह एहतसाब से बालातर नहीं है, मगर उनसे उसी तरह कानून के मुताबिक निपटा जाएगा जिस तरह से एक आम शहरी से निपटा जाता है, ना कि कानून से बालातर होकर उनसे निपटा जाएगा और ना ही उनसे कानून से बालातर होकर सलूक किया जा सकता है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि अदलिया की आज़ादी की बुनियाद ही अदलिया का एहतसाब है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि किसी जज का एहतसाब दुरुस्त कानूनी अमल और फेयर ट्रायल के बगैर किया जाए। एक खुली अदालत एक शीशे के घर की मानिंद है। इसके बावजूद जजेस मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों के खिलाफ बहादुरी के साथ कानून की बालादस्ती को कायम रखते हैं, वो भी अवाम के सामने और बिना किसी खौफ और फ़ायदे के। और ऐसा करते हुए वो बहुत से खतरात को जन्म देते हैं, जिससे बाज़ औक़ात ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि उनकी साख से मुताल्लिक शुबहात जन्म देकर उन्हें बदनाम किया जाए। और जब जजिस के पास ऐसा कोई अवामी प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ वो वजाहत कर सकें या अपना दिफा कर सकें, तो ऐसी कोशिशें जजिस से आगे निकल कर पूरे इदारे से मुताल्लिक अवामी एतमाद को मजरूह करती हैं। दुरुस्त कानूनी अमल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ और कानून के तहत निमटने का मामला उस वक्त ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता है जब जज की अपनी साख पर सवाल उठाया गया हो। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हम इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह हिदायत नहीं की कि वो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करें, बल्कि ये काउंसिल की सवाबदीद पर छोड़ा कि अगर उसे मुनासिब लगे तो वो ऐसा कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी बात मौजूद है कि जिससे उन पर यह लाजिम हो कि अगर उनकी अहलिया ने मुबैना तौर पर टैक्स छुपाया हो तो वो इसका जवाबदेह है। हमारे सामने ऐसा कोई कानून या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रखा गया, इसलिए हमारा जवाब यही होगा कि जज इसका जवाबदेह नहीं है। अदालत ने फैसले में लिखा कि सरीना ईसा के टैक्स मामलात को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि काउंसिल के पास सिर्फ जजेस के कंडक्ट का मामला जा सकता है। इसके पास ये मैंडेट नहीं है कि वो इस शख्स के मामलात में जाए जो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है। इसलिए पहले के फैसले में जो काउंसिल को हिदायत दी गई हैं वो उसके आईनी मैंडेट में शामिल ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट अपने 184(3) के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए काउंसिल को ये हिदायत नहीं दे सकता था। अदालत ने अपने फैसले में लिखा, जहाँ तक फरीक जवाबदेहदगान के सवाल का ताल्लुक है कि जज समेत तमाम अवामी ओहदेदार अपनी डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ के सामने अपनी अहलिया और अपने बच्चों के बेहिसाब असासों के जवाबदेह हैं, तो इस हवाले से कोई कानून हता के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में मौजूद नहीं कि जज अपनी अहलिया और बच्चों का जवाब दे। सिर्फ जज नहीं बल्कि कोई भी शख्स उस वक्त तक जब तक कि ये सबूत मौजूद ना हो जो उस जज को अपनी अहलिया और बच्चों के ऐसे मामलात से जोड़ता हो और इस किस्म के कंडक्ट का जिम्मेदार करार देता हो। यहाँ इस बात की याद दहानी भी ज़रूरी है कि कानून का उसूल ये है कि हर शख्स अपने अच्छे बुरे काम का जिम्मेदार है और कोई शख्स उन गलत कामों का बोझ नहीं उठाएगा जो किसी और ने किए हों। इसे सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में अपने सुमोटो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से यह कहना कि वो जस्टिस फाइज ईसा के मुबैना मिसकंडक्ट से मुताल्लिक कार्रवाई करने या ना करने से मुताल्लिक कार्रवाई का आगाज़ करे, वो काउंसिल के आज़ादाना काम में मुदाखलत के मुतरादिफ है। यानी अदालत ने वाज़ेह किया है कि जज के बीवी बच्चे कानून के मुताबिक जवाबदेह हैं और अगर उनके मामलात का जज के साथ ताल्लुक साबित हो जाए तो जज भी जवाबदेह है। तफसीली फैसले के मुताबिक टैक्स कमिश्नर इस्लामाबाद के पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 209 के तहत कोई दायरा इख्तियार ही नहीं था और ना ही कोई इख्तियार या ताकत जिसके तहत वो सेक्शन 121 के तहत टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जारी करें या सरीना ईसा के खिलाफ सेक्शन 122 के तहत टैक्स असेसमेंट ऑर्डर के अंदर एक टैक्स ईयर के लिए तरमीम कर दें।
जबकि उस टैक्स ईयर को गुजरे हुए 5 साल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत ने टैक्स कमिश्नर को वो मैंडेट दे दिया जो कानून के मुताबिक उसके पास था ही नहीं। टैक्स कमिश्नर 5 साल की कानूनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से दरख्वास्त गुजार के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ और उन्हें उनके बुनियादी हक से महरूम रखा गया। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि हमने ये नोट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में FBI के चेयरमैन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट जमा कराने का कहा था और काउंसिल को कहा था कि वो उस रिपोर्ट को देखकर जैसे काजी फायद ईसा से मुताल्लिक कार्रवाई का फैसला करें। इन अहकामात से सुप्रीम कोर्ट ने FBI के चेयरमैन को वो करने के इख्तियारात दे दिए जो वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं कर सकते थे। ऐसा सिर्फ वफाकी हुकूमत सदर के जरिए कर सकती है, वो भी आइन के मुताबिक। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इसी तरह सरीना ईसा के टैक्स मामलात में टैक्स कमिश्नर को तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत करना जिसका दायरा कार उसके पास नहीं है वो भी गैर जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में टैक्स अथॉरिटीज को जैसे काजी फायद ईसा और सरीना ईसा के टैक्स मामलात में कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत एक ऐसे प्रोसीजर के तहत की गई जो ना कानून में मौजूद है ना ही आइन में मौजूद है। जैसे फायद ईसा और सरीना ईसा से खुसूसी तौर पर निपटने के लिए उन्हें सिंगल आउट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके बराबरी के बुनियादी हुकूक और बराबरी के साथ उनके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मुतल्लिका शिकों पर तवज्जो नहीं दी गई और उन नताइज को भी नोट नहीं किया गया जिसके तहत एक जज के एहतसाब को उस प्रोसीजर के जरिए यकीनी बनाया जाए जो आइन के आर्टिकल 209 में मौजूद ही नहीं। और कानून से ज़्यादा समझदार होने की कोशिश करना वही चीज़ है जिसकी कानून मुमानियत करता है, लेकिन गलती इंसान से होती है। और जजेस जो अदालतों की सरबराही करते हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों ना हो उन्हें भी इस चीज़ से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। और अदालत वैसा ही इंसानों का इदारा है जैसे दीगर इदारे हैं और उसमें इंसानी गलती की हसासियत या गुंजाइश मौजूद होती है और एहसास होने पर अपनी गलती का एतराफ़ करना उसके वक़ार और अहलियत को ख़त्म नहीं करता बल्कि ये उसमें इजाफा करता है। इसलिए एक जज को अपने फैसलों पर नज़रसानी से मुताल्लिक हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर ये साबित हो जाता है कि वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये बेहतर है कि उस चीज़ की तरफ लौटा जाए जो दुरुस्त है बजाय उस चीज़ से जुड़े रहा जाए जो कि गलत है। इसलिए हम ये करार देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला जारी किया उसमें सरीना ईसा को मुनासिब और बामकसद सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और नतीजतन बुनियादी इंसाफ के उसूल की खिलाफ वर्जी हुई। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि फैसले को ख़त्म करने से पहले हम इस बात पर दोबारा जोर देना मुनासिब समझते हैं कि हम भरपूर तरीके से इस बात पर यकीन रखते हैं कि अदलिया की आज़ादी और अदलिया का एहतसाब एक सिक्के के दो रुख हैं और एक चीज़ दूसरे के बगैर वजूद नहीं रख सकती। अदालती एहतसाब पर समझौता करना अदालती आज़ादी पर समझौता करने के मुतरादिफ है। लेकिन हमारा इस केस में बुनियादी खदशा ये है कि एक आइनी अदालत के जज के एहतसाब के मामले में या उनकी अहलिया और बच्चों के एहतसाब के मामले में कानून के तहत कार्रवाई हो। जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी जगह होने वाली नाइंसाफ़ी हर जगह के इंसाफ के लिए ख़तरा है, तो किसी भी जज का एहतसाब अगर उस तरीके से किया जाए जो आइन में मौजूद नहीं तो उसका मनफी असर तमाम जजेस की आज़ादी पर होगा। इस तरह वो अदलिया की बाहैसियत इदारा आज़ादी को तबाह कर देगा। इंसाफ की बालादस्ती के लिए जो हमारा उसूल दूसरों के लिए है वही उसूल जज पर भी लागू होगा। हम एक जज से मुख्तलिफ तरीके से नहीं निपट सकते और वो भी एक ऐसे जज से जिसका बेदाग किरदार है और बाढ़ से लेकर बेंच तक उसकी ईमानदारी पर मबनी कारकर्दगी है, जो 40 साल पर मुहित है और जिन्हें कानूनी बरादरी में बेहद एहतराम हासिल है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि मुल्क भर में तमाम बार एसोसिएशंस के अरकान जस्टिस फायद ईसा की एक ईमानदार, आज़ाद और गैर जानिबदार जज और बेऐब साख का जज समझते हैं और जो भी इस केस में दरख्वास्तें दायर हुई हैं उसमें मुल्क के तमाम छोटी बड़ी बार शामिल हैं और ये तमाम बार अदालती निज़ाम के अहम स्टेक होल्डर्स हैं और जज की अहलियत और साख से मुताल्लिक राय कायम करने और उसका इजहार करने के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। इसके अलावा इस केस में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी दरख्वास्त गुजार है और ये वो लोग हैं जिनका हाथ मुल्क के अवाम की नब्ज़ पर है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि हम इस हकीकत से आशना हैं कि बेदाग साख, अखलाकियात के बुलंद मयार और शफाफियत ही अदलिया पर अवाम के एतमाद में इजाफा करती है। इसलिए जज की गैर जानिबदारी, शफाफियत और साख से मुताल्लिक अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए हमारे आइन ने जज के एहतसाब की स्कीम आर्टिकल 209 के तहत फराहम की है। इसलिए आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी तारीख ने बहुत सी ऐसी कोशिशें देखी हैं जिसमें अदलिया की आज़ादी को रौंदने की कोशिश की गई है, जिसमें सिविलियन हुकूमतें और फौजी हुकूमतें दोनों शामिल हैं। मगर इसके बावजूद हमें अपने माजी का कैदी नहीं होना चाहिए और हमें अदलिया को नुकसान पहुँचाने वाली हर कोशिश को रोकना होगा। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि तारीख इस हकीकत की गवाह है कि जहाँ अदलिया उन जजेस पर मुश्तमिल थी जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ थे, वहाँ सबसे कमज़ोर लोगों के बुनियादी हुकूक सबसे पहले मुतासिर हुए और इस तरह ताकत
और असर रखने वाले लोग अदलिया पर असरअंदाज होते रहे हैं। अदलिया की आज़ादी का इन्हिसार इस मफरूज़े पर है कि हर जज जहाँ गैर जानिबदार हो वहीं मुकम्मल तौर पर आज़ाद भी हो और अपनी अदालती राय कायम करने के लिए भी आज़ाद हो, और कोई भी ऐसा इकदाम जो अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करने के लिए हो और इख्तलाफ को दबाने के लिए हो तो वो एक गैर जानिबदार अदालती निज़ाम की बुनियाद को हिला देता है। रियासत के इस अहम सुतून यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए अवामी एतमाद ही सबसे कीमती असासा है। एक जज जिसके फैसलों की बुनियाद कानून की रूह से नहीं बल्कि हुकूमत को मुतमईन करने के लिए हो, वो अदलिया पर अवाम के एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाता है और नतीजतन इदारे की साख और उसकी इखलाकी अथॉरिटी को खतरे में डाल देता है। अदालत ने अपने फैसले के आखिरी पैरा में लिखा कि हम ये ऐलान करते हैं कि कोई कानून से बालातर नहीं, लेकिन इसी तरह किसी भी शख्स को उसके इस हक से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता कि उससे कानून के मुताबिक दुरुस्त तरीके से सलूक किया जाए। अगर सरीना ईसा और किसी भी जज की अहलिया टैक्स कवानीन की पैरवी नहीं करती तो उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाए, और अगर जस्टिस फाइज ईसा या कोई भी जज अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक, किसी और अंदाज में नहीं। यानी अदालत ने अपने फैसले में बार बार ये वाज़ेह किया है कि ना तो सरीना ईसा और ना ही जस्टिस काजी फाइज ईसा और ना ही कोई और जज एहतसाब से बालतर है, और उनका एहतसाब कानून के मुताबिक होना चाहिए। मगर जस्टिस फाइज ईसा और उनकी अहलिया के केस में कानून से बालतर होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की गई। इसके अलावा जस्टिस याया आफरीदी ने 10 सफ़हात का इजाफी नोट भी लिखा है। उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि ये अदालत ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं कर सकती जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी खास अंदाज में काम करने का कहे या किसी भी अंदाज में काम करने से रोके, उस वक्त तक कि जब तक काउंसिल कार्रवाई का खिलाफ ज़ाब्ता बदनीयती पर मबनी या दायरा इख्तियार से बाहर होने का तयन ना कर लिया जाए, जो कि इस केस में साबित नहीं हुआ। इस अदालत की काउंसिल को मज़कूरा हिदायत के टैक्स हुक्काम की रिपोर्ट पर गौर किया जाए, ये काउंसिल कार्रवाई में अदालती मुदाखलत है और खुद मुख्तारी और काउंसिल की कार्रवाई की बालादस्ती के खिलाफ है। जैसे याया आफरीदी ने लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से यह काबिलियत रखती है कि किसी भी ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात पर गौर करे या उसे मुस्तरद कर दे, चाहे टैक्स हुक्काम की रिपोर्ट हो या उसका तयन करना कि दरख्वास्त गुजार जज के कंडक्ट की इंक्वायरी करनी है या नहीं, या कुछ और करना है। टैक्स हुक्काम को दरख्वास्त गुजार जज की अहलिया और बच्चों के मामलात की तहकीकात की हिदायत करना, जिसमें काम करने का अंदाज और वक्त मुकर्रर किया गया हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की मज़कूरा शिकों के खिलाफ और कानून के खिलाफ है और कानून में बताए गए तरीक़ा कार की खिलाफ वर्जी करता है। जैसे याया आफरीदी ने लिखा कि सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार है और वो आला अदलिया के किसी भी जज के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत मिसकंडक्ट की कार्रवाई में आज़ाद हैं, जिसमें दरख्वास्त गुजार जज जैसे काजी फाइज ईसा भी शामिल हैं। जैसे याया आफरीदी के नोट के मुताबिक टैक्स हुक्काम ये काबिलियत रखते हैं कि वो दरख्वास्त गुजार जज या आला अदलिया के किसी भी जज जो हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो चुका हो, उनके बीवी और बच्चों के खिलाफ बगैर किसी खौफ या एहसान के सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उनके टैक्स मामलात पर कार्रवाई कर सकते हैं और ना कि किसी गैर कानूनी अहकामात की बुनियाद पर ऐसा करें। जस्टिस याया आफरीदी ने मजीद लिखा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 216 टैक्स फाइलर की मालूमात खुफिया रखने का हुक्म देता है और उसकी खिलाफ वर्जी इसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 198 और 199 के तहत गैर जिम्मेदारी के नताइज को सामने लाती है। ये नताइज उस केस में उन अफराद का बताते हैं जिन्होंने गैर कानूनी अहकामात दिए, जिनके नाम हैं एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह बैरिस्टर शहजाद अकबर, वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और टैक्स हुक्काम जिन्होंने सेक्शन 216 की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी अहकामात दिए, और आखिर में वजीर आजम हैं जिन्होंने इस अदालत की तरफ से गलती करने वालों का वाज़ेह तौर पर और इत्तफाक राय से नाम लेने के बावजूद उन्हें ओहदे पर बरकरार रखा। इस तरह से वजीर आजम खुद को कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ मुलविस होने में वाज़ेह तौर पर सामने ले आए। जैसे याया आफरीदी ने मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजार जज या दीगर हाजिर सर्विस जज आर्टिकल 184(3) के असल दायरा इख्तियार को लागू करने और नज़रसानी के दायरा इख्तियार में मुदाखलत का हक नहीं रखते जब तक वो आला अदलिया के जजेस हैं। अब इस फैसले की गलत तशरीह करके जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। फैज़ाबाद धरना केस का फैसला देने के बाद जैसे काजी फाइज ईसा मुसलसल तनकीद की जद में रहे हैं, उनके खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा है, उनकी ज़ात को और उनके अहल खाना को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। हालांकि जैसे काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और सितंबर 2023 में हालिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ये मामला मई 2019 को उस वक्त शुरू हुआ जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस भेजा, जिसे जैसे काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तवील अदालती कार्रवाई के बाद 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया, जबकि 10 में से 7 जजों ने जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों का मामला FBI में भेजने का हुक्म दे दिया और FBI को हिदायत की
कि वो 3 माह में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके इसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझे कि लंदन में जायदाद खरीदने के लिए पैसे भिजवाने में जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई कर सकती है। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इस फैसले पर नजरसानी की अपीलें दायर कर दी। इस दौरान मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मनी ट्रेल नहीं दे रहे हैं, टेक्निकल ग्राउंड पर केस खत्म कराना चाहते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 19 जून को ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया था और इस रेफरेंस में मौजूद खामियों की निशानदही करते हुए उसे मेलाफाइड इन लॉ करार दिया था। फिर यह एतराज़ उठाया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के ज़राए आमदनी महदूद थे, इसलिए लंदन की जायदादों की असल मिल्कियत जस्टिस काजी फाइज ईसा की है। गुज़िश्ता साल 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला FBI को तहकीकात के लिए भेजा। सरीना ईसा ने उन जायदादों के हवाले से बैंक ट्रांजैक्शंस पेश की, मनी ट्रेल दी और यह भी साबित किया कि सारा पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए भेजा गया, न कि हुंडी हवाले के जरिए। उन्होंने बार बार एतराज़ उठाया कि FBI उनके रिकॉर्ड तक खुद उन्हें ही रसाई नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने FBI पर यह एतराज़ भी उठाया कि उस वक्त के चेयरमैन FBI की तब्दीली बदनीयती पर मबनी थी। फिर उन्होंने FBI के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू पर भी एतराज़ उठाया। इसके अलावा सरीना ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि FBI मेरी ज़राए आमदनी को तस्लीम नहीं कर रहा है और वो इसलिए नहीं कर रहा है ताकि लंदन की जायदादों को ज़राए आमदनी से ज़्यादा साबित किया जा सके। उन्होंने कहा कि लंदन की जायदादें उन्होंने खुद खरीदी हैं और बैंकिंग चैनल से पैसे बाहर भेजने का पूरा मनी ट्रेल दे दिया गया है और वही इसकी मालिक है। 10 जुलाई 2020 को सरीना ईसा ने FBI में अपना जवाब जमा कराया और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि लंदन की पहली जायदाद मैंने 16 साल पहले खरीदी, यानी वो वक्त जब जस्टिस काजी फाइज ईसा जज ही नहीं थे। 2004 में मैंने एक बेडरूम का अपार्टमेंट 2,36,000 पाउंड में खरीदा और बाद में अपनी बेटी का नाम भी इस जायदाद में शामिल कर दिया। लैंड रजिस्ट्री में इसकी तारीख और कीमत का रिकॉर्ड मौजूद है। 2013 में मैंने अपनी बेटी को लंदन में एक जायदाद खरीदने में मदद की जिसकी कीमत 2,70,000 पाउंड थी। ये जायदाद मेरे और मेरी बेटी के नाम पर खरीदी गई जो आज तक है। इसी तरह 2013 में मैंने अपने बेटे को लंदन में एक जायदाद खरीदने में मदद की जिसकी कीमत 2,45,000 पाउंड थी। ये जायदाद भी मेरे और मेरे बेटे के नाम पर खरीदी गई जो आज तक हमारे नाम पर है। जिसके बाद सरीना ईसा ने FBI कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बिना किसी शक के इस बात की तारीफ करेंगे कि मैं और मेरे बच्चे उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने लंदन में जायदादें अपने नाम पर खरीदी। अगर हमें अपनी मिल्कियत छुपानी होती तो ऑफशोर कंपनी के जरिए उन्हें खरीद कर असल मिल्कियत छुपा सकते थे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मिस्टर इमरान खान और उनके तजर्बेकार हवारियों से पूछ लें कि उन्होंने कैसे बैरून मुल्क अपनी जायदादें छुपाई। जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अपने जवाब में मजीद लिखा था कि जब मैंने कराची अमेरिकन स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और अपनी किराए पर दी गई जायदादों को बेच दिया था तो फिर मैंने पाकिस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न भरना छोड़ दिए क्योंकि मुझे यह बताया गया कि मेरी पाकिस्तान में कोई काबिल टैक्स आमदनी ही नहीं है। FBI रिकॉर्ड से तस्दीक हो जाएगी कि मैंने अपनी तमाम काबिल टैक्स आमदनी पर टैक्स दिया। मुझे यह बताया गया कि हाल ही में पाकिस्तान में टैक्स कवानीन तब्दील हुए हैं। मेरा ख्याल है कि 2018 में नए कानून के तहत ज़रूरी है कि गैर मुल्की जायदादें और पैसे पाकिस्तान में जाहिर की जाएं। FBI के किसी भी नोटिस का इंतजार किए बगैर मैंने खुद से नए कानून पर खुद अमल किया। मैंने मकामी इनकम टैक्स वकील से रब्ता किया ताकि वो मेरी मदद कर सकें और मेरे टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। मेरे वकील ने मुझे बताया कि मेरा रीजनल टैक्स ऑफिस कराची से इस्लामाबाद तब्दील कर दिया गया है और वकील ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने FBI से ऐसा करने के लिए कहा है, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा। फिर मेरे वकील ने मुझे बताया कि FBI खुद से ऐसा नहीं कर सकता, रीजनल टैक्स ऑफिस सिर्फ मेरी दरख्वास्त पर ही तब्दील हो सकता है। FBI ने कानून क्यों तोड़ा? मैंने इस हवाले से 31 जनवरी 2020 को DG इंटरनेशनल टैक्स डॉक्टर अशफाक अहमद को खत लिखा मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुमकिन तौर पर उनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। क्या FBI इस तरीके से चल रहा है? फिर मेरे रीजनल टैक्स ऑफिस को बदलकर दोबारा कराची किया गया जिसके बाद मैं 2018 और 2019 के इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के काबिल हो सकी। सरीना ईसा के मुताबिक साल 2018 में मेरी काबिल टैक्स आमदनी 40,71,000 रुपए थी जिस पर मैंने 5,76,000 रुपए टैक्स अदा किया और FBI ने बखुशी मेरे टैक्स रिटर्न को तस्लीम भी किया। सरीना ईसा के मुताबिक साल 2019 में मेरी काबिल टैक्स आमदनी 53,31,000 रुपए थी जिस पर मैंने 8,09,000 रुपए टैक्स अदा किया। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मेरी पीठ पीछे और मेरी दरख्वास्त के बगैर दोबारा मेरे रीजनल टैक्स ऑफिस को बदलकर इस्लामाबाद किया गया है? अगर नहीं तो आपने मुझे ये नोटिस जारी कैसे किया है? सरीना ईसा ने मज़ीद लिखा कि FBI की चेयरपर्सन नौशीन जावेद अमजद को 3 माह की मुद्दत से पहले ही ओहदे से हटा दिया गया। ऐसा लगता है कि नौशीन जावेद हवारियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी।
सरीना ईसा ने सवाल उठाया कि क्या पूरे एफबीआर को इस मकसद पर लगा दिया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को ओहदे से हटा दिया जाए। एफबीआर को एक नया चेयरमैन मिला है और वो भी एक खास टास्क के लिए सिर्फ 3 महीने तक, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अशफाक बिना किसी शक के अब भी ऊपर से हिदायत ले रहे हैं। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि जो लोग रजाकाराना तौर पर सामने आ रहे हैं और टैक्स जमा करवा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के बजाय हवारी उन पर हमले कर रहे हैं। या ये इसलिए है कि मैं एक खातून हूँ और औरत से नफरत करने वाले हवारी एक खातून की आज़ाद माली हैसियत को नहीं देख सकते। मुझे बताया जाए कि पाकिस्तान में कितनी गैर तनख्वाह याफ्ता खवातीन टैक्स जमा कराती हैं। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि क्या एफबीआर को मिस्टर इमरान खान से नहीं पूछना चाहिए कि वो क्यों मुझसे कम टैक्स देते हैं और इसके बावजूद वो कैसे महंगी जायदादें खरीद पाते हैं और 300 केनाल की एक बड़ी हवेली में रहते हैं। क्या एफबीआर को मिस्टर इमरान खान, मिर्जा शहजाद अकबर, मिस्टर अनवर मंसूर और मिस्टर फरोग नसीम से नहीं पूछना चाहिए कि उन्होंने कैसे गैर कानूनी तरीके से मेरे माजी के इनकम टैक्स रिकॉर्ड हासिल किए और उन्हें जाहिर किया गया। इस जवाब के साथ सरीना ईसा ने 2018 और 2019 के टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम एंड एसेट रिटर्न्स स्टेटमेंट की दस्तावेजात भी मुंसलिक की थी। इसके साथ साथ यूबीएल बैंक के जारी करदा सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का फॉरेन करेंसी अकाउंट से मुतालिक सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात भी अपने जवाब के साथ जमा करवाई, जिसमें पाकिस्तान से बरतानिया पैसे की मुंतकली दिखाई गई थी। यही तफसीलात सरीना ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की, मगर इस दौरान जिस काजी फायद ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रहा और फिर गुज़िश्ता साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपीलों का फैसला सुना दिया, जिससे काजी फायद ईसा और उनकी अहलिया के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए 19 जून 2020 के हुक्म को वापस ले लिया गया। 10 रुकनी बेंच ने 6-4 की अक्सरियत से न सिर्फ इस हुक्म को वापस लिया बल्कि इस हवाले से होने वाली तमाम कार्रवाइयों को भी गैर कानूनी करार दिया। सरीना ईसा ने अदालती कार्रवाई और अपने जवाब में वज़ीर कानून फरोग नसीम, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और इस वक्त के चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर अशफाक पर संगीन इल्ज़ाम लगाए। और फिर 28 अप्रैल 2021 को हमारे प्रोग्राम में साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने भी दावा किया कि हुकूमत चाहती थी कि FIA जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ केस तैयार करे। आपके इल्म में था कि तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके बावजूद ये क्या हुआ कि आपको पहले वजीर आजम ने कहा, फिर फरोग नसीम साहब पुश करते रहे, क्या कहानी है? प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आजम, शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फरोग नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फरोग नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं, मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है। लेकिन आई रिफ्यूज्ड, ये FIA नहीं करेगी एज एन इंस्टीट्यूशन, हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते। मनी लॉन्ड्रिंग का था बेसिक उनका जो था कि ये आपका मैंडेट है। फिर हुकूमत ने मई 2019 में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। फिर FBR को तहकीकात का हुक्म दे दिया, मगर फिर उन तहकीकात को भी कलअदम करार दे दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से ये फैसले आए, मगर इसके बावजूद भी प्रोपेगेंडा अभी भी जारी है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र। अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया, ज़ाहिर आप सीनियर कानूनदान भी हैं, सेनेटर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या ये दुरुस्त है जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस फैसले के ज़रिए अदालत ने यह कह दिया है कि जी के जो जज हैं उसके बीवी बच्चों का एहतसाब नहीं हो सकता और जज उनका जवाबदेह नहीं है, या फिर आप समझते हैं कि फैसले ने यह कहा है कि कानून के मुताबिक जज के बीवी बच्चों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और जज भी जवाबदेह है अगर उससे ताल्लुक साबित हो जाए? मेरा ख्याल है शाहजेब साहब, जजमेंट को समझने की जरूरत है। जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर जिस तरह आपने फरमाया कि अगर कोई भी ऐसी आपको शहादत या एविडेंस मिलता है जो जज को डायरेक्टली लिंक करे किसी भी गैर कानूनी हरकत में, चाहे वो एसेट्स को छुपाने की हरकत हो, चाहे वो कोई और करप्शन का एलिमेंट हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक ली जा सकती है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जब आप बात करते हैं अपने स्पाउस की, अपनी अहलिया की, अपनी बीवी के एसेट्स की और अपने बच्चों के एसेट्स की, तो कानून दो किस्म के हैं। एक है वो कानून जो हर शहरी पे लागू होता है और एक है वो कानून जो पार्लियामेंटेरियंस पे लागू होता है। पार्लियामेंटेरियंस पे कानून ये लागू होता है कि जब वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करें तो अपनी अहलिया की भी और अपने डिपेंडेंट जो बच्चे हैं उनकी भी एसेट्स की कंप्लीट डिक्लेरेशन करें। और कानून ये भी कहता है, इलेक्शन एक्ट हमारा 2017 का, कि अगर वो किसी किस्म की मिस डिक्लेरेशन होगी, आपने अपनी बीवी की, आपने अपने बच्चों की या अपनी
कोई जायदाद छुपाई हो या गलती की हो तो आप एक तरह से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत आप सादिक और अमीन नहीं रहते, और आपने अगर ये जानबूझ के किया हो तो अदालती फैसले ये हैं कि आप ताहयात डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। ये है पार्लियामेंटेरियंस के लिए। अब बाकी जो लोग हैं जिनमें जज भी शामिल हैं, उनके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपनी बीवी जो कि अपनी खुद टैक्स रिटर्न फाइल करती हों, या अपने बच्चों के बारे में भी उन्होंने कोई डिक्लेरेशन देनी है, या उनकी कोई जिम्मेदारी है उनके एसेट्स के बारे में। और जजमेंट में यही लिखा है कि अगर कोई किसी ने कानून ऐसा बना दिया, अदालत जजेस पे ये पाबंदी आई कि उन्होंने अपने स्पाउसेस के भी और अपने बच्चों के भी एसेट्स डिक्लेयर भी करने हैं और वो उसकी जिम्मेदार भी हैं, तो फिर तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती, तो फिर जजेस के खिलाफ उनको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह के काम शहरी है, उसमें उनके खिलाफ कोई गैर कानूनी हरकत नहीं होगी। और जहां तक उनकी अहलिया का ताल्लुक है, उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसा एक आम शहरी है। आम शहरी को अगर उसने कोई टैक्स रिटर्न में कोई गलती की हो तो आप 5 साल तक उसको देख सकते हैं, 5 साल तक आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 5 साल से पीछे आप आम शहरी से नहीं ऊपर नहीं कोई कर सकते कार्रवाई टैक्स के मामले में। तो टैक्स के मामले में उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई 5 साल से चूंकि पहले थी मिसेस फायज ईसा के खिलाफ, तो अदालत ने कहा कि ये कार्रवाई गैर कानूनी है जो 5 साल से पहले के अरसे के बारे में है। तो मेरा ख्याल है ये जजमेंट दुरुस्त है, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं नजर आया मुझे। इसकी बैकग्राउंड भी आप देख लें शाहजेब साहब, तो वो भी बड़ी वाजे है कि एक रेफरेंस फाइल हुई, पहली रेफरेंस में जो फाइल हुई वो उसको अदालत ने कहा कि गलत रेफरेंस फाइल हुई है, लेकिन उन्होंने शायद FBI को कह दिया कि आप इसकी एग्जामिन करें, जो मिसेस फायज ईसा के एसेट्स हैं उनको। इसके ऊपर रिव्यू किया गया, पाकिस्तान की सारी बार काउंसिल्स ने भी रिव्यू किया, मिसेस फायज ईसा ने भी किया, जस्टिस फायज ईसा साहब ने भी किया, और उस रिव्यू में ये जो मेजॉरिटी थे जजेस, उन्होंने फैसला किया कि ये वाला जो डायरेक्शन था ये भी गैर कानूनी है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी। तो मेरा ख्याल है अगर कानून की नजर से देखें तो इस जजमेंट में आपको ये तासुर नहीं लेना चाहिए कि ये कोई जजेस ने अपने आप को बचाने के लिए किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो भी कानून है वो जजेस पे भी लागू होता है, लेकिन वो ये नहीं आप कर सकते कि उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कानून ले आए जो कि जैसा पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर है। पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तो खास कानून है, जजेस के ऊपर वो कानून नहीं लागू हुआ। अगर पार्लियामेंट समझता है कानून बना देगा तो फिर वो कानून मुस्तकबिल में जजेस पे भी लागू होगा। मतलब यानी इस फैसले के बाद भी आज भी अगर FBI को किसी जज के अहले खाना में, बीवी में, बच्चों में, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो ना हो, कोई भी नज़र आती है तो वो उनको नोटिस भेज सकता है, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और अगर कल को जज का उससे ताल्लुक साबित हो जाता है तो फिर जज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आज भी सरीना ईसा के खिलाफ FBI कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है, और अगर फायज ईसा साहब से ताल्लुक साबित हो जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है अगर वो कनेक्शन निकल आए जज साहब की तरफ। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंटली कोई उनके खिलाफ कोई टैक्स का मामला है तो उनको अब जो कानून है, जो टैक्स का कानून है, उसके मुताबिक ही उनकी अहलिया या उनके बच्चों के खिलाफ, जो नॉन डिपेंडेंट बच्चे हों, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वैसे पर आपके ख्याल में हुकूमत को अब कैसे इस सारे के सारे मामले में आगे बढ़ना चाहिए? सारी कंट्रोवर्सी हमने देखी, अब आगे कैसे बढ़ा जाए? कि देखिए, मेरी नजर में हुकूमत का किसी जज के साथ या किसी जज के खिलाफ या कोई ऐसी किसी किस्म का मैंडेट नहीं है कि हमने कोई रेफरेंस फाइल करनी ही करनी है, अपील फाइल करनी ही करनी है। ये तो मामला एक फाइल किया रेफरेंस, उसके बाद वो रेफरेंस जो था वो कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने खुद ही FBI को भेजा कि FBI में ये इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद अदालत ने उसको रिव्यू कर दिया। तो हमारा तो मकसद था एक इंफॉर्मेशन देना और इंफॉर्मेशन पहुंचाना अदालत तक। उसके बाद ये अदालत का ही अपना फैसला होता है, और जो अदालत का फाइनल फैसला हो, जो अल्टीमेट फैसला हो, हर एक को बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए, और मानना आइन भी यही कहता है। तो मेरे ख्याल से ये पोजीशन नजर आती है। लेकिन अगर ये हुकूमत फैसला करती है, देखने के बाद अदालत कोई अगर जजमेंट ऐसी आ जाती है जो कि मेरे जो या हुकूमत के जो वकला हैं उनकी नजर में
वो जजमेंट कोई गलत हो तो फिर हुकूमत का हक भी होता है कि उसकी अपील करे, अगर कोई कानूनी कार्रवाई है तो कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन इस सिचुएशन में मेरी नजर में, चूंकि वो एक अपील का वक्त भी गुजर चुका है, अपील होती भी नहीं है, आर्टिकल 184(3) के तहत रिव्यू भी फाइनल हो गया है, तो अब मजीद कोई कार्रवाई ना हो सकती है ना करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और उसकी वजह ये भी है कि अल्टीमेटली हमारा हुकूमत का झगड़ा बिल्कुल अदालत के साथ नहीं है, किसी जज के साथ नहीं है। हम सबकी इज्जत करते हैं, सब ऑनेस्ट जजेस हैं, और एक अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है। वो फैसला आइन के तहत पूरी जो मुल्क है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, उसके ऊपर लागू होता है। और आइन की रिस्पेक्ट, रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट इस हुकूमत का ऑब्लिगेशन भी है, जिम्मेदारी भी है, और उनका मैनिफेस्टो भी है, और यही हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सफर की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपको बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो केस की अहम समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने मामले की इंक्वायरी कराने और कमीशन तश्कील देने की सिंध हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जबकि आज फिर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सख्त पोजीशन लेते हुए मामले की इंक्वायरी कराने की मुखालफत कर दी है। हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि इस ऑडियो की इंक्वायरी की जाए? अदालत में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई के मुताबिक आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने दरख्वास्त गुजार सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाउद्दीन से कहा कि ये सारा मामला एक ही केस से मुताल्लिक है, आप ये बताएं कि ज़ेर इल्तवा केस पर मुतवाज़ी कार्रवाई कैसे चलाएं। तो सलाउद्दीन अहमद ने जवाब दिया कि हो सकता है कि ऑडियो के अलावा दीगर ग्राउंड्स पर कल शरीफ फैमिली बरी हो जाए, कल उन्हें सदारती मुआफ़ी मिल जाए, या कुछ भी होकर केस ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी इस ऑडियो की धुंध छाई रहेगी। अवाम के जहन में इस ऑडियो के बारे में सवालात बरकरार रहेंगे। फॉरेंसिक कराएं, शायद रिपोर्ट आए कि ऑडियो जाली या जोड़ तोड़ कर बनाई गई है। अगर ऐसी रिपोर्ट आई तो साबिक चीफ जस्टिस और ये अदालत भी बरी हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने उनसे पूछा कि आप जब इस अदालत की बात करते हैं तो पहले बताएं कि इस अदालत से क्या शिकवा है। अब आपको पहले बताना होगा कि इस अदालत ने ऐसा क्या किया है। तो सलाउद्दीन अहमद ने जवाब दिया कि मेरा मतलब मजमूई तौर पर अदलिया थी, सिर्फ ये अदालत नहीं थी। साथ ही उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो का हवाला देने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला भी अपीलों के साथ ज़ेर इल्तवा है। अरशद मलिक का अपना बयान हल्फी भी उसी केस का हिस्सा है। बयान हल्फी में अरशद मलिक ने वीडियो की तरदीद में बात कर रखी है। उस मामले पर हम इस केस में बात भी कैसे कर सकते हैं? अपीलों के साथ इसी वीडियो की बुनियाद पर भी बरियत मांगी गई है। हम उस वीडियो पर कोई ऑब्जर्वेशन दे दे तो वहाँ केस मुतासिर होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें बहुत मोहतात होना होगा। इस दौरान दरख्वास्त गुजार सलाउद्दीन अहमद ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि साकिब निसार ने पहले कहा था कि ये उनकी आवाज़ ही नहीं है, चाहते हैं कि मामले की तहकीकात हो और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फिर इसी दौरान पाकिस्तान बार के नुमाइंदे हसन पाशा रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान बार काउंसिल के पास असल ऑडियो मौजूद है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं माय लॉर्ड, ऑडियो हमारे पास भी मौजूद नहीं है। फिर जैसे अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि मतलब यह है कि वो ऑडियो सिर्फ इंटरनेट पर ही मौजूद है। तो बार के नुमाइंदे ने उनसे कहा कि हम बहुत रंजीदा हैं कि इस अदलिया पर इल्ज़ामात लगे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने उनसे मुकालमा किया कि इल्ज़ामात तो अदलिया पर दोनों तरफ से लगते हैं, आप रंजीदा सिर्फ एक तरफ के इल्ज़ामात से ही होते हैं। इंटरनेट पर मौजूद क्या सारे इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए? जिनका अपना केस है उन्हें इस पर कोई एतराज़ ही नहीं है। इसी अदालत के डिवीजनल बेंच के सामने वो केस मौजूद है। क्या बार काउंसिल ये कहती है कि वो डिवीजन बेंच ये मामला नहीं देख सकता? दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के सामने अभी कहा गया कि ऑडियो झूठी निकली तो यह अदालत बरी होगी। फिर कहा गया नहीं, इस अदालत पर तो एतबार है, हमें केस के लिए किस हद तक जाएंगे, ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि एक साहब की ऑडियो पर सारी अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ है। इस दरख्वास्त गुजार में और राना शमीम में फ़र्क क्या रह गया है? पैगाम ये दिया जा रहा है कि हाथ तो लगाओ, हम सब जजों को घर छोड़ कर आएंगे। पैगाम यह है कि जज जद्दा भी बुलाएंगे और लाहौर भी। पैगाम यह है कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस पर हमला कराया जाता है मगर यहाँ इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ ब्रीफ केस में नोट भेजे जाते हैं मगर इंक्वायरी का नहीं कहा जाता। वज़ीर आज़म को फांसी लगाने पर नहीं कहा जाता कि अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ है। अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ होने का सारा मामला आकर इस केस से शुरू होता है। इसे अदलिया पर एतबार नहीं है, वो खुद यहाँ आकर खुलकर कहे, इधर उधर से बातें ना करे।
अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर कमीशन बनाने की मुखालफत करते हुए दलाइल दिए कि ऑडियो स्कैंडल की तहकीकात से राना शमीम और नवाज शरीफ के केसेस पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अली सिद्दीकी के केस पर भी असर पड़ेगा। दरख्वास्त गुजारों ने नवाज शरीफ केस में फरीक बनने की दरख्वास्त नहीं दी है और ना ही उन्होंने राना शमीम और शौकत अली सिद्दीकी में फरीक बनने की दरख्वास्तें दी हैं। लिहाजा ये दरख्वास्तें खारिज की जाएं क्योंकि ये ज़ेर इल्तवा केस को मुतासिर कर सकती हैं। दरख्वास्त गुजार वकील कहते हैं कि असल ऑडियो मौजूद ही नहीं है, यही बुनियाद इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर देने के लिए काफ़ी है। अटॉर्नी जनरल ने हवाला दिया कि एक फॉरेंसिक करवा कर स्टोरी दी गई और दूसरा चैनल उसकी मुतज़ाद फॉरेंसिक रिपोर्ट ले आया। एक चैनल ने यह दिखाया कि ऑडियो कहां से उठाकर जोड़ी गई। अब आप कौन से वर्जन को दुरुस्त कहेंगे? एक ऑडियो तो वज़ीर आज़म हाउस से सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू की भी आई है, कल उस ऑडियो की तहकीकात के लिए भी कोई आ जाएगा, तो क्या इस पर भी कमीशन बनाएं? अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तानी अदलिया को किसी फॉरेंसिक की बैसाखियाँ नहीं चाहिए। माजी में भी जज से बात करने की ऑडियो आ गई थी मगर कुछ नहीं हुआ। तारीख बहुत जालिम है और वो किसी को फॉरेंसिक रिपोर्ट पर याद नहीं रखती, तारीख जजेस को उनके फैसलों पर याद रखेगी। मैं हुकूमत को भी इंक्वायरी करवाने का कह सकता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि उस इंक्वायरी का प्रिंसिपल क्या होगा, किस किस मामले पर इंक्वायरी कराना है, ये कैसे तय करें। इस केस में जिनकी अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं वो भी मेरे लिए मोहतरम हैं। ये एक ज़ेर इल्तवा केस ना होता तो मैं भी कह देता कि करवा लें इंक्वायरी। आज एक मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त गुजार सलाहुद्दीन अहमद से मुकालमा किया कि सलाहुद्दीन साहिब एक मुश्किल और भी है। 2018 में इसी केस के दौरान कहा गया कि फलां जज को बैरून मुल्क फ्लैट मिला है, क्या इस मामले पर भी कहना चाहिए कि इस पर कमीशन बनाया जाए? अगर एक केस में एक मामले पर कमीशन बनाया जाए तो बाकी इशूज़ पर क्यों नहीं? क्या सोशल मीडिया की हौसला अफजाई करें कि सच झूठ जो भी कहा जाए हम उसकी इंक्वायरी करते रहेंगे? आज फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर अब फैसला महफूज कर लिया है। हुकूमत ने किसानों को खाद की फराहमी का वादा किया और साथ ही बार बार दावा किया कि मुल्क में खाद की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, इसलिए खाद की कमी हो ही नहीं सकती। मगर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे ही गंदम की काश्त का अमल मुकम्मल होने का वक्त बहुत कम रह गया है और इस अहम वक्त में जहां किसानों को गंदम की फसल की अच्छी पैदावार के लिए खाद की अशद ज़रूरत है, तो वहीं मार्केट में किसानों को खाद की दस्तियाबी की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। 2 माह पहले शुरू होने वाला खाद का बहरान अभी भी बरकरार है। पंजाब में किसान खाद की किल्लत की सबसे ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। मार्केट में खाद दस्तियाब नहीं है और जहां दस्तियाब है वहां उसकी कीमत हुकूमती रेट से 50% ज़्यादा है, जबकि किसानों का कहना है कि उन्हें 2 माह से खाद की कमी और उसके महंगे होने का सामना है, जिसकी वजह से उनकी फसलें मुतासिर हो रही हैं। किसानों का कहना है कि अब अगर खाद गंदम की फसल पर इस्तेमाल कर भी दी जाती है तो उसका उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा जो 3 से 4 हफ्ते पहले होता। किसान क्या कह रहे हैं, इस हवाले से हमने मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, लोधरा, राजनपुर और ओश शरीफ से किसानों के से बात की है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। आज तक हमने खाद का बहरान नहीं देखा। 26 से 2700 रुपए तक जो है वो ब्लैक में बिक रही है और आम किसान को नहीं मिल रही है। किसान सख्त परेशान है। स्मगलिंग को रोकना हुकूमत का काम था। हुकूमत ने नाकस पॉलिसी अख्तियार की है। आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में कौम जो है खुराक से भी परेशान हो जाएगी। खाद जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और डंके की चोट के ऊपर इसकी स्मगलिंग हो रही है। खाद अपने किसी भी मुकर्रर रेट पे नहीं मिल रही। सिर्फ जिन मराकज़ पे दस्तयाब है वो इस हद तक दस्तयाब है जब इंतजामिया ने फर्जी कार्रवाई करनी होती है, फोटो सेशन करना होता है या कोई फर्जी छापे मारने होते हैं। गवर्नमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं किया। खाद की कमी आती पई है, स्प्रे की कमी आती पई है, पैसे मुफ्त डबल रेट लाई खड़न। खाद नहीं मिल रही, 2300-2500 दी ब्लैक दे देने खड़न। ये सारी खाद ब्लैक में हो रही है। नुकसान काश्तकार का है। ये गंदम नहीं होगी तो फिर ये मुल्क खुद को फिर कैसे होगा खुराक के मामले में। आज तक ये मामला नहीं थी। खाद भी पे थे, 2 ट्राले खड़े थे। इतनी लाग रजाई थी खड़ी है, इंतजामिया करेंदी खड़ी है, अवाम को परेशान की खड़ी है। ब्लैक ते मिलती पई है 2500 रुपया देंदे पैन, साकू 500 रुपया जहाड़ी नहीं बचती, अस 800 रुपया किडू भरूं। ब्लैक देंदे पैन भजन 2200 को रखते 2500 तक आओ शाम मगरे के बाद पहले पैसे जमा करवाओ, बाद तो को मोटर के घर पहुंचा रहे सी। कणा खुद गंदम खराब थी गई, पीला कलर थी गई, हुए लेदर वाले कणका खराब थी गई, एवरेज नहीं आती पई। खाद सटे सुता सारी एवरेज आसी। 2500 रुपए की बोरी ले, फिर तो मिनट में रहते हैं, पर्ची काट के दे देते हैं, हम खाद लेके जा रहे हैं। ना भाई इस तरह का कदर नहीं बहरान देखा जो अब आया ना इस साल। ऐसा बहरान जिंदगी में नहीं देखा। हर चीज पास है लेकिन नहीं दे रहे। गंदम खराब हो गई है, क्या करें लोग। 8-8 दिन हो गए भाग रहे हैं, एक बोरी दे रहे हैं, भाई जाओ। वो भी कोई रिश्वत ले रहे हैं, कोई पैसे ले रहे हैं, नहीं दे रहे। 10-10 एकड़ हमारी जमीन है, एक बोरी हमें दे रहे हैं, हम क्या करें। एक बोरी सर में मारे, ब्लैक में दे रहे हैं 2500 में। शाम को आओ तो यहाँ के पूरे डाले यहाँ से लोड होके जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या किसानों के मिली भगत से ये खाद चोरी कर रहे हैं, किसानों को बिल्कुल नहीं दे रहे। 10-10 एकड़ की खाद मिल्कियत ले रहे हैं, 500-500 रुपया फी एकड़ की खाद मिल्कियत भर रहे हैं हम।
और इधर आके हमें एक बोरी मिलती है। अब हम बताएं 5000 उधर लगाते हैं और फिर इधर आके एक बोरी मिलती है। कल को जब ये आएंगे गंदम लेने के लिए तो हम यही करेंगे, एक बोरी किसान अपना एसी साहब को डीसी साहब के सर पर रखाएंगे, जाए फिर आप इसको रखें और फिर दोबारा आए लेने के लिए। कहते हैं शार्ट है, सारा दिन खलो खलो के हम वापस आ जाते हैं, नहीं मिल रही। असा तंग हूँ 25-2600 तो साकू ब्लैक मिलती भी है, इनमें नहीं मिलती साकू। बहुत जलीलो ख्वार है लाइनों में खड़ खड़ के। गंदम की फसल बिल्कुल तबाह हाली पे है। पहले DAP मिली नहीं मिली, अब हमें यूरिया नहीं मिल रही। जिंदगी में हमने ऐसा खाद का बुरहान आज तक नहीं देखा। 2 महीने से हमें खाद भी नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो दूर दराज इलाकों से ब्लैक पर मिल रही है। हम खाद के लिए परेशान हैं। 2700-2600 रुपए यूरिया की बोरी मिल रही है हमें, हमारा जो सरमाया है वो डूब रहा है। हमारे साथ खालिद खोखर साहब मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। खालिद खोखर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सब क्या है दुरुस्त है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग अपनी जगह, मगर खाद बहुत ज़्यादा थी, मगर हुकूमत का ये कहना है कि किसानों ने एक तो पैनिक बाइंग की, ऊपर से ये भी कहा गया कि जब DAP बहुत महंगा हो गया तो उसकी जगह भी खाद का ज़्यादा ख़रीदारी की गई, जिसकी वजह से सारा बहरान आया। देखिए जी, मैं अर्ज़ करूँ बहरान आने की वजह जो प्लांट 2 बंद हुए थे जून में, एक तो वजह वो थी, दूसरा इंटरनेशनल प्राइस जिसकी वजह से स्मगलिंग हुई और होल्डिंग हुई। जहाँ तक पैनिक बाइंग की बात है वो गलत है, क्योंकि काश्तकार गंदम को ज़्यादा अगर यूरिया खाद देगा तो गंदम उससे गिर जाती है, जिससे पैदावार में कमी आती है। ज़्यादा खाद का इस्तेमाल काश्तकार नहीं कर सकता, यूरिया का वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है कि जी काश्तकार ने ज़्यादा खाद डाल दी है। ये बिल्कुल ना ही DAP की जगह पर हम यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार की परेशानी जो मैंने अब सब काश्तकार भाइयों के जज्बात का अपने लफ्ज़ों में अहाता कर रहे थे, वो सारे तकलीफ़ में थे। और मैं अब हुकूमत से अपोजिशन से गुजारिश करता हूँ कि कम अज़ कम आइंदा के लिए, अब जो होना था हो गया, आइंदा कम अज़ कम फर्टिलाइज़र के लिए 10 साल पॉलिसी बनाई जाए, प्रायोरिटी दी जाए कि गैस इनको फौरी फराहम की जाए और 10 साल के लिए प्रायोरिटी दिया जाए, क्योंकि अगले साल फिर ये मसला ना बने। अब तो काश्तकार ने जो जलीलो ख्वार होना था हो गया। और मैं एक और बड़े अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इस मिनी बजट में बिल्कुल तबाही फेर दी है जी। मिनी बजट ने हमारे तमाम सीड्स जो हैं उनके ऊपर GST लगा दी गई 17%, जिसका इम्पैक्ट आएगा 23-24%। आप सब्जियों के बीज के ऊपर, कैनोला के बीज को, सूरजमुखी, कपास, मक्की, गंदम, चावल, हर बीज होते तमाम ज़रूरी आलात सब पे GST लगा दी गई है। और हम चीख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि फूड सिक्योरिटी रिस्क पे लग जाए। ये GST खत्म करे। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले हमारी बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देखें ना कि DAP हमें मिल रही है इस वक्त 9800 रुपए की, इंडियन काश्तकार को यही पाकिस्तानी रुपीज़ में 2600 में मिलती है। हमारा जो कंट्रोल रेट है यूरिया का, जिसपे नहीं मिलती, 1768 रुपये है पंजाब में यूरिया का, लेकिन इंडिया में यही यूरिया पाकिस्तानी रुपीज़ में 600 रुपये का इंडियन काश्तकार को मिलता है। यहाँ पेस्टिसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में वो सब्सिडाइज है। यहाँ बिजली का हम बिल अदा नहीं कर सकते, इंडिया में बहुत सस्ती बिजली मुफ्त है इंडियन पंजाब में काश्तकारों के लिए। तो हुकूमती तरजीहात में ज़राअत को आना चाहिए, क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे आ गई, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, हम अगर आज बैठे हैं तो ज़राअत के सर पे बैठे हैं हम। कोविड-19 अगर आप ये देखें, मुझे साथ में भी बताइएगा कि ज़रा जो आपकी डिमांड्स हैं मिनी बजट के हवाले से वो हुकूमत तक पहुंच गई, मगर जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है, बुआई तकरीबन हुई है टारगेट के मुताबिक, तो ये तवक्को की जाए कि जो हुकूमत का तकरीबन टारगेट है 29 मिलियन टन तक का, उतनी गंदम की पैदावार हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पर कीमतें बढ़ गई, हमें दरामद नहीं करनी पड़ रही होगी। नहीं, दरामद करनी पड़ेगी जी हमारी, क्योंकि हमने फास्फोरस खाद का कम इस्तेमाल किया। हमारी को 17 से 20% जो है ना हमारी खाद का इस्तेमाल, पोटाश खाद का कम इस्तेमाल, फास्फोरस के कम इस्तेमाल होने से पैदावार में कमी आती है। वो पैदावार कभी पूरी नहीं हो सकती, जो मर्जी कर ले। हाँ, अल्लाह ताला पूरी कर दे, उसके आगे कोई देर नहीं है। अब हम मजबूर होके जो टैक्स लगे, हम बेज़बान हैवान, बेबस किसान मार्च कर रहे हैं। 14 फरवरी से मुल्तान से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जानवरों के खाने पीने के ऊपर भी GST लगी है, इंसानों के ऊपर भी GST लगी है, हमारे तमाम बीजों के ऊपर GST लगी है। इसलिए हम मजबूर होकर हम प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं। और हमारे प्रोटेस्ट में भैंसे, गाय, भेड़, बकरियां, ऊंट, उसमें तमाम जानवर भी शामिल होंगे, और काश्तकारों के जो स्कूल जाते बच्चे जाते हैं वो भी शामिल होंगे, क्योंकि जो काश्तकार के ऊपर टैक्स लगे हैं वो अब बच्चा उसका स्कूल नहीं जा सकता। वो बेचारा, मैं उसके जज्बात का लफ्ज़ में हता करके नहीं बता सकता कि इस टैक्स की वजह से कितना वो तकलीफ में है। और मैं आपको अर्ज करता चलूं, मेरे बच्चे ने IMF से कर्जा नहीं लिया, मेरी भैंस ने IMF से कर्जा नहीं लिया, मेरे किसान ने IMF से कर्जा नहीं लिया, तो फिर IMF के कहने पे हमारे ऊपर टैक्स क्यों लग रहा है जी? इस वक्त हम बहुत परेशान हैं इस वक्त इस टैक्स की वजह से। अब मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ में अहाता करके नहीं बता सकता, कि मैं अपनी तकलीफ नहीं आपको बता सकता इस वक्त, जो हमें इस वक्त इस टैक्स की वजह से, इस GST की वजह से तकलीफ पहुंच रही है। भाई कर्जा किसने लिया?
दिया है, किसने खाया, काश्तकार को उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, काश्तकार को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। एक दफ़ा फिर माफिया फ़ायदा उठा रहा है, चीनी हो, गंदम हो और अब खाद में भी माफिया फ़ायदा उठा रहा है, किसान भुगत रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।